नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। अब हमारे देश में कैसी सियासत होने लगी है? क्या सियासत में नेता इतना गिर जाएंगे कि वो देश के साथ गद्दारी जैसे बयान देने लगेंगे? क्या वोट के लिए नेता ऐसी सियासत करेंगे कि वो आतंकियों से हमदर्दी दिखाएंगे, उनके हमदर्द बन जाएंगे? उमर अब्दुल्ला के एक बयान से घाटी से लेकर दिल्ली तक की सियासत गर्म हो गई है। उमर अब्दुल्ला को आखिर आतंक के आका अफजल गुरु पर इतना प्यार क्यों आ रहा है? उमर को आखिर अफजल गुरु की फांसी पर ऐतराज क्यों है? क्या महज वोट के लिए उमर ऐसी डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? क्या नेता अब चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आतंकियों पर मेहरबान उमर की ये कैसी जुबान? आखिर कैसी सियासत कर रहे उमर अब्दुल्ला? अफजल गुरु से प्यार, उमर की डर्टी पॉलिटिक्स। बयान से घाटी में उबाल, इंडी गठबंधन पर बीजेपी लाल। क्या नेता चुनाव जीतने के लिए आतंक के आकाओं तक के रहनुमा बन जाएंगे? क्या हिंदुस्तान की राजनीति इस कदर गिर जाएगी कि कोई नेता चुनाव जीतने के लिए आतंकियों पर प्यार लुटाएगा? नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक ऐसा बयान दिया जिसे लेकर देश की सियासत गर्मा गई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर उनसे पूछा जाता तो वो अफजल को फांसी देने से मना कर देते। अब इस बयान को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। Thing was that the J&K government had nothing to do with Afzal Guru's execution. Otherwise, you would have had to do it with the permission of the state government, which I can tell you in no uncertain terms would not have been forthcoming. अब उमर अब्दुल्ला के इस बयान से न सिर्फ घाटी बल्कि दिल्ली तक की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी उमर अब्दुल्ला के बयान पर हमलावर हो गई है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि उमर के बयान ने इंडिया गठबंधन के नेताओं के मंसूबे को साफ कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि यही इंडिया गठबंधन का असली चेहरा है। आतंकियों से उनका प्यार अब जग जाहिर हो गया है। जम्मू कश्मीर में इंडी गठबंधन के मुख्य सहयोगी, गांधी नेहरू परिवार के खानदानी दोस्त और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज जो बयान दिया है उसने इंडी गठबंधन के मंसूबों की असली और खतरनाक पहचान को उजागर कर दिया है। अगर वो ये कहते हैं कि अफजल गुरु को फांसी देना वो उपयुक्त नहीं समझते हैं, तो मैं इंडी गठबंधन से पूछना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने अफजल गुरु को फांसी देते समय शब्द प्रयोग किया है रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम, यानी गंभीर से गंभीरतम अपराध। तो क्या उनका विवेक सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर है? देखिए, उमर अब्दुल्ला जी का बयान इतना आपत्तिजनक है, भारत विरोधी है, जितनी निंदा की जाए उतना कम है। अब बताइए, अफजल गुरु और याकूब घोर आतंकवादी जो देश की अस्मिता पर प्रहार कर रहा था, वैसे आतंकवादियों के फेवर में बोलना यह देश विरोधी बयान है उनका। और यह कांग्रेस वैसे देश विरोधी बयानों के साथ है। यानी कि आज उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। दोनों, कांग्रेस और उमर अब्दुल्ला, दोनों भारत के आतंकवादियों के सपोर्ट में बोल रहे हैं। इसको देश और कश्मीर नहीं बर्दाश्त करेगा। आपको बता दें कि अफजल को साल 2013 में जब फांसी दी गई, तब केंद्र में यूपीए और जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार थी। जम्मू कश्मीर में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अब अफजल गुरु को लेकर उमर अब्दुल्ला के बयान ने कांग्रेस को भी बैकफुट पर ला दिया है। चुनाव से ठीक पहले उमर अब्दुल्ला ने अफजल गुरु की फांसी की सजा पर सवाल उठाकर बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। सवाल ये भी है कि क्या उमर ने चुनाव से पहले
एक आतंकी की तरफदारी करके कहीं सेल्फ गोल तो नहीं कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं और चुनाव के पहले तमाम जोर आजमाइश, अलग अलग तरह के वादे जो हैं अन्य अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से किए जाते हैं। जम्मू कश्मीर के अलग अलग मुद्दे पे हो सकते हैं, लेकिन क्या वोट के नाम पर आतंक का सहारा या आतंकी का समर्थन तक कर दिया जाएगा? ये बड़ा सवाल है। जानने की कोशिश करेंगे चर्चा। मेरे साथ में जो खास मेहमान हैं, कुछ जुड़ चुके हैं और कुछ जल्दी मेरे साथ जुड़ेंगे। रोहित चौधरी, इस समय कांग्रेस प्रवक्ता, मेरे साथ में जुड़ रखे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, स्वागत है आपका। सोहेल काजमी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही जम्मू कश्मीर से मेरे साथी रमन सैनी भी इस दौरान मौजूद है, उनका भी मैं रुख करूं। लेकिन सबसे पहला सवाल रोहित चौधरी जी, आप ही से करना चाह रही हूं कि आखिर चुनाव के वक्त में अलग अलग बातें होती हैं, आतंक का सहारा लेकर क्या ये कहा जाए कि इस बार चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं आप इंडिया अलायंस? थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। सबसे पहले तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से हूँ, मैं कांग्रेस से नहीं हूँ। माफ कीजिएगा। दूसरी चीज अगर आप जो एक बयान को तोड़ मरोड़ कर पूरा देश आज उस पर बहस कर रहा है मीडिया, तो ये गलत है। आपको पूरा बयान सुनना चाहिए। उमर साहब ने क्या कहा, उसमें उन्होंने कहीं भी इस तरह की बातें नहीं की जो आपने अभी टीवी के ऊपर बताई है। वो अभी आपने भी उस बाइट को चलाया तो उसमें ये बिल्कुल साफ है। उन्होंने कहा कि हमारा उसमें कोई रोल नहीं था हमसे। तो इसमें बाकी जो आपने यहाँ पर बताया तो वो ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। नहीं, आप शायद आप भी उस बात को नहीं सुन पाए। मैं चाहूंगी मेरी टीम के पास में अगर वो सिर्फ बयान का उस हिस्सा हो तो जरूर वो हम सुनाएंगे। लेकिन रोहित चौधरी जी, उन्होंने ये कहा कि अगर उनसे पूछा जाता फांसी का तो वो उसके पक्ष में नहीं होते। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आपने सवाल किया, मुझे सवाल का जवाब देने दीजिए। आप बात को बीच में मत काटिए। देखिए, आज जम्मू कश्मीर के बीच में उन्होंने उस इंटरव्यू में और भी बहुत सारी बातें की हैं। जम्मू कश्मीर में विकास की बातें की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी के हजारों वर्कर्स जो है उन्होंने शहादत दी है। आज तक बहुत सारे हमारे वर्कर्स खुद आतंकवाद की चपेट में आए हैं। हमारे वर्कर्स की किलिंग्स यहाँ पर हुई है, तो हम कोई उससे बाहर नहीं है। दूसरी चीज, जम्मू कश्मीर को आज विकास की जरूरत है। हमारे यहाँ पर रोहित जी उन्होंने जो बयान में कहा, उन्होंने कहा I would have never given the permission to execute Afzal Guru because I didn't think his execution served any purpose. हाँ जी, तो अगर आप पूरा बयान सुनेंगे तो जो आपने पहले एक चलाया वो उस तरह से कुछ नहीं था। दूसरी चीज, इस बयान का क्या मतलब है सर, आप ये बता दीजिए, इस बयान का क्या मतलब है? क्या अफजल गुरु को लेकर अफजल गुरु हम शर्मिंदा है वाली बात, क्या उसके सहारे एक बार फिर से क्या घाटी में चुनाव हो? ये मेरे मुंह में बात डाल रहे, मैंने नहीं कहा हम शर्मिंदा है, ये आप कह रहे हैं। अरे इस तरह की बयानबाजियां होती रही, मैं तो यही पूछ रही हूं, क्या उस तरह के बयानों से चलेगी? आप हमारा दिल थोड़ी पढ़ लेंगे। हमने ऐसा कहा, आप अपने से कह रहे हैं कि शर्मिंदा, ये लाइन तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट मीन कि आप एक प्रोपेगेंडा सेट करना चाहते हैं, जबकि हम विकास की बात कर रहे हैं। हम अपने मैनिफेस्टो को लेकर आया, सवाल किया, जवाब दिया, जवाब सबके सामने है जो भी उन्होंने कहा। अब आप उस पर पूरा नया नैरेटिव बनाना चाहते हैं जो अभी आपने बनाने की कोशिश की, तो मैंने आपको जवाब दिया। हम भी उससे बाहर नहीं है, हमारे भी हजारों वर्कर्स जहां मारे गए हैं, इस तरह से हमने नहीं बोला। दूसरी चीज, आज जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी बेरोजगारी है, महंगाई है। हमारे, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं राजौरी डिस्ट्रिक्ट में हूँ, जो कि इस समय जी इस मुद्दों पर आप चुनावी मैदान में जाइए ना, आप इन मुद्दों की बात कीजिए, बेरोजगारी की बात कीजिए, सुरक्षा की बात कीजिए, वहां पर नए नए इन्वेस्टमेंट्स की बात कीजिए, सुनिए, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात कीजिए। अफजल गुरु का जिक्र अगर चुनाव के वक्त में आएगा, आतंक और आतंक परस्तों का नाम, क्या अफजल गुरु को लेकर ये कोई नहीं जानता एक डेजिग्नेटेड आतंकवादी था अफजल गुरु? अफजल गुरु की फांसी को लेकर पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बात सामने आई थी, अभी भी अगर बात हो रही है तो क्यों दिल में इतना ज्यादा प्यार है? नहीं चलेगा मैडम, आप एक नैरेटिव बनाना चाहती थी जो बना नहीं। दूसरी चीज बताता हूँ, आप कह रही है आतंकवाद पे बात कर लीजिए। आज जम्मू के क्या हालात है आपको पता है? जम्मू पीसफुल था जब नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर को छोड़ के गई थी, हमारी यहाँ हुकूमत खत्म हुई थी, तो जम्मू बिल्कुल पीसफुल था। आज जम्मू की कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर पीस है? अब आप बताइए ना, आप मीडिया से आप इनकाउंटर्स को कवर करती है। क्या कठुआ पे हमारे जवान नहीं मारे गए? क्या आज से 40 दिन पहले 9 यात्रियों को रियासी के अंदर नहीं मारा गया? आप बताइए मुझे कब मारा गया? 40 दिन पहले। क्या पुंछ के अंदर किलिंग्स नहीं हुई? क्या डोडा के अंदर किलिंग्स नहीं हुई? क्या उधमपुर के अंदर किलिंग्स नहीं हुई?
बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इसकी ठीक है। एक बार सोहेल काजमी जी से मैं इसका जवाब लेती हूँ। सोहेल काजमी जी एक वरिष्ठ पत्रकार है। काजमी साहब, जरा इस बात को समझाने की कोशिश कीजिए। रोहित जी कह रहे हैं कि ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है। अगर चुनाव के पहले अगर आतंक या एक किसी आतंकवादी का जिक्र होता है, उसकी फांसी को लेकर एक बार फिर से यही बात कही जाती है जो उसकी फांसी के वक्त से बात दोहराई जा रही है, तो नैरेटिव आखिर कौन सेट करने की कोशिश कर रहा है इलेक्शंस में? बिल्कुल, आप ठीक कहती हैं। देखिए, हम इलेक्शंस के दिनों से गुजर रहे हैं और सारी सियासी पार्टी एक दूसरे को अक्यूज करती है, एक्विजिशन चलती रहती है। वो इलेक्शन कैंपेनिंग का एक तरीका होता है। लेकिन मैं समझता हूँ वो खुद चीफ मिनिस्टर थे और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई कोर्ट नहीं है दुनिया में, हिंदुस्तान में, जो किसी भी जजमेंट को आप चैलेंज करती हैं अपनी स्पीचेस में, वो इट सेल्फ बिकम्स अ डिफेमेशन। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था और वो अफजल गुरु हैंग हुए 2011 की बात है। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर में ये रही है, कुछ पार्टीज जब कोई एजेंडे सेट नहीं होते हैं, या तो वो पाकिस्तान या अलगाववाद या मिलिटेंट्स के रहनुमा बन जाते हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ए पर्सन लाइक उमर अब्दुल्ला, हु हैज अ स्टेचर, हु हैज बीन द यूनियन मिनिस्टर and who has been the chief minister of this state and heading a सबसे बड़ी पार्टी of जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ऐसी स्टेटमेंट्स जो हैं इररिलेवेंट हैं और कहीं ना कहीं मोराल जो है जम्मू कश्मीर के लोगों का, खासकर अभी जो फिजा चल रही है प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट, अमन अमान, उसमें खलल डालने की कोशिश करती है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर नेशनल कॉन्फ्रेंस। यही बात हो जाती है सोहेल जी कि जब हम देख रहे हैं कि अभी भी वक्त कितना सेंसिटिव है, अगर ऐसे वक्त में इस तरह की बयानबाजी, जो एक सीनियर दिग्गज नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर के हालात को बखूबी जानते हैं, वहां के सेंटिमेंट्स को बखूबी जानते हैं, उनकी तरफ से अगर ये बयान आता है तो ऐसा नहीं लगता कि इलेक्शंस में एक तरह से वोट के लिए लोगों को उकसाकर अब ये इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, वोट मांगने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कहती हैं, बट दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मैंने आपसे कहा कि मुद्दे बहुत हैं। पानी का मैनिफेस्टो रखा है इन्होंने, बिजली का मैनिफेस्टो रखा है। पहली बार जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टीज ने लोगों के हितों को अपने मैनिफेस्टो में रखा है, विच इज अ वेरी गुड साइन। बट उसके बीच में ऐसी बात करनी जिसकी कोई रेलिवेंस नहीं है, जिसकी कोई ग्राउंड नहीं है जम्मू कश्मीर के, जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों ने जिन चीजों को नकार दिया है, आप उसी की बात कर रहे हैं और वो गुमराह करने वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं, विच इज नॉट गुड। और मुझे लगता है बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, या जो भी मेरे रोहित साहब भी एडवोकेट है, इस तरह जो सीनियर एडवोकेट्स है, इस पर कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लीगली लेंगे, विच मैं समझता हूँ इलेक्शन कैंपेनिंग के भी कोई लवाजमात हैं, कोई तरीकाकार है। और मिलिटेंसी और रोहित जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं आपकी बात पर? रोहित जी सीनियर वकील है सोहेल जी, हमारे जम्मू कश्मीर के बहुत नामी हस्ती है ये। इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि पहली बार किसी रीजनल पार्टी ने मैनिफेस्टो के अंदर ऐसी ऐसी चीजें लाई है जो एक नेशनल पार्टीज देती हैं। आपको उसकी बात करनी चाहिए। जिस इंटरव्यू से आपने एक छोटी सी लाइन को काट के लाया, उसको तोड़ा मरोड़ा मीडिया ने, उसमें और भी बहुत सी बातें सुनिए। आप रोहित जी क्या तोड़ा मरोड़ा? उनसे सीधा सवाल पूछा गया एग्जीक्यूशन को लेकर, फांसी की सजा को लेकर। सुनिए जरा, अब सीधे सीधे सवाल पूछा गया, उन्होंने क्लियर कहा कि भाई अगर हमसे पूछा जाता तो हम फांसी के लिए कभी परमिशन नहीं देते, हम कभी हामी नहीं देते, हम कभी समर्थन नहीं करते। कंप्लीट मैं अपनी बात रख रहा हूँ, मैंने स्पेशली इसलिए रेज हाथ किया था, मैं अपनी बात रखना चाहता था। आप पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर हमने इतनी महंगाई है, हमारे यहाँ पर हालात उस तरह के नहीं है जैसे पहले थे, क्योंकि आज जम्मू सूबे के अंदर, जम्मू प्रोविंस के अंदर भी सिक्योरिटी की सिचुएशन बहुत खराब है। ये आपको भी पता है, मीडिया को, आए दिन पीसफुल डिस्ट्रिक्ट्स में अटैक्स होते हैं। मैं जिस जगह पे अभी खड़ा हूँ, आई एम नॉट सेफ, क्योंकि मैं इस समय कालाकोट में हूँ। यू नो कालाकोट, वहां पे पिछले साल में 3 से 4 अटैक हो गए। यहाँ से कुछ की दूरी पर डांगरी गांव है, यहाँ पर घर में हिंदुओं की हत्या की गई थी, आपको याद होगा डांगरी विलेज। तो मैं उस विलेज में हूँ। और दूसरी बात, आज अगर हम बात कर रहे हैं कि जम्मू, हमारे लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कल को जनता हमें प्यार देती है, हम चुनकर आते हैं, हमें जम्मू आतंकवाद की सफाया करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह हालात जम्मू में इस समय बने हुए हैं। दूसरी चीज, हमारे यहाँ पर आम आदमी जो है बिजली के बिलों की मार से मर रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी पार्टी है, उमर अब्दुल्ला साहब जी ने उसमें 200 यूनिट फ्री बिजली
यहाँ के हर नागरिक को देने का वादा किया है। बताइए बहुत मुझे अच्छी कोई बात है, बहुत अच्छी बात है रोहित जी। लेकिन अगर सुनिए, मैंने आपको पूरा वक्त दिया, बहुत अच्छी बात है। आपने बताया कि आप जम्मू कश्मीर के ऐसे पिछड़े इलाकों में जाकर वहां की समस्याओं को देख रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां के मुद्दों को उठा रही है। उमर अब्दुल्ला बोल भी रहे कि भाई उनकी सरकार बनती है तो बिजली, पानी या मौलिक जो सुविधाएं वो दी जाएंगी। लेकिन मेरे साथ में अभिजीत जसरोटिया जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। मैं रोहित जी आपके सवाल का जवाब उनसे भी लूंगी, लेकिन अभिजीत जी, ये कहा जा सकता है इस बार चुनाव जो भी दिलचस्प हो या जिस भी दिशा में जाए, बीजेपी को तो एक अहम मुद्दा जरूर मिल गया। अगर उमर अब्दुल्ला को इस बात को लेकर अगर उनका ये बयान सामने आता है, इसे कैसे देखते हैं आप? आपको लग रहा है कि ये चुनाव में एक बड़ा अहम मुद्दा रहने वाला है? वोट के नाम पर अब एक बार फिर से अफजल गुरु की जो बातें हैं वो जम्मू कश्मीर में घाटी में सुनाई देंगी? देखिए, आप एक दिक्कत समझिए उमर साहब की, और दिक्कत ये है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जैसे चीजें यहाँ पर बदली हैं, तो वो समय चला गया जब 5000 वोट लेके आप एमएलए बन जाया करते, तो 10,000 वोटों से आप मंत्री और 15,000 वोटों से मुख्यमंत्री बन जाया करते थे। अब तो लाखों वोट डीडीसी बनने के लिए लेना पड़ते हैं, और जब पूरे लाखों के वोट लेने की बारी आई तो उमर साहब बुरी तरह से हार गए, महबूबा मुफ्ती साहबा भी हार गई। ये तो जमहूरियत है। जमहूरियत को अमली जामा अगर किसी ने बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। 3 टायर सिस्टम जिसके अंदर पंच सरपंच, जिससे इन्होंने बायकॉट किया था। बाद में उमर साहब को पछतावा हुआ था कि मैंने पंच सरपंच से क्यों बायकॉट किया, लेकिन पहले इन्होंने कर दिया। उसके बाद बीडीसी से भी, उसके बाद बीडीसी डीडीसी के चुनाव हुए, और ये सब कुछ होने के बाद, प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज एमएलए के इंतखाबात है, जिसमें उमर साहब को इतना डर लग रहा है कि गांधरबल के अंदर उन्होंने जब ईबर के टोपी उतार कर भी लोगों से उन्होंने वहां पर गुजारिश की कि मुझे वोट डालिए, लेकिन विश्वास फिर भी नहीं किया, जिस तरह से लोग उनका विश्वास नहीं करते हैं। इसीलिए वहां से उठे और उन्होंने साथ ही में बड़गांव में आकर रूला जी का हाथ पकड़कर सोचा कहीं से तो मैं एमएलए बन जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि मैंने दोनों जगह से मैं हार जाऊं, जिस तरह से बारामूला से हारा था। लेकिन ये तो तय है, क्योंकि कश्मीर में जब जमहूरियत को अमली जामा पहनाया गया, उसके बाद जिस तरह से लोगों ने आज इंतखाबात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो ये 50-60 साल की पुरानी पार्टियां जिन्होंने आज तक केवल और केवल जो किया है उसे कहते हैं इनजस्टिस। और इनजस्टिस तो इस तरह से कि मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कि 51-52 की पहली असेंबली जब 12 लाख पॉपुलेशन जम्मू की और 10 लाख पॉपुलेशन कश्मीर की थी, तो इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर षड्यंत्र के चलते जम्मू से 1.5 दर्जन ज्यादा सीटें वहां पर दी, और आज इनको जम्मू वालों का दुख सताना शुरू हो गया है। और आज ये बात करते हैं हम वहां हैं, वहां यार 60-70 साल तक आपने क्या किया, और अब मिला लिया आपने राहुल गांधी के साथ मिल गए। अब राहुल गांधी जी का तो मैं समझ सकता हूँ, पूरे देश में तो जो उनका हाल है, यहाँ पर वो किसी तरह से सोचते हैं कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैसाखी पर मैं अपनी दुकान आगे चला सकूं। लेकिन आप ये भी भाग्य देखिए किस तरह से एक दुर्भाग्य है हमारा यहाँ पर कि राहुल गांधी जी की जो मोहब्बत की दुकान, क्योंकि आज राहुल गांधी जी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो के ऊपर हस्ताक्षर कर चुके हैं। राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान के नीचे 1.5 लाख लोगों का कब्रिस्तान है, जिसे राहुल गांधी जी और आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, मैं रिएक्शन लेती हूँ। तो ये विपिन शर्मा जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर। सर, स्वागत है आपका। लेकिन रोहित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अभिजीत जी की बात पर जवाब देना चाहते हैं। रोहित जी, मैं यही कहना चाहता हूँ, हम इस समय इलेक्शन लड़ रहे हैं, मुद्दों के ऊपर अपना एक 12 पॉइंट्स का मैनिफेस्टो लेके आए हैं, जिसके ऊपर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की आज हालत ये है कि इनके ऑफिस के अंदर पिछले 1 महीने से लगातार जम्मू में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अभिजीत जी आज से 5 दिन पहले मीडिया को जवाब तक नहीं दे पा रहे थे कि जनता जो टिकट्स लेकर इन पर इल्जाम लगा रही थी कि पैसे लेकर टिकट्स को बेचा गया। ये हम नहीं कह रहे हैं, आपने वो मीडिया के ऊपर बाइट्स देखी, इनके अपने कार्यकर्ता इनके पार्टी दफ्तरों के अंदर आकर जो कुर्सियां तोड़ रहे थे। रोहित जी, ये पार्टी अंदरूनी स्तर पर उस समस्या को सुलझाएगी ना? मैं तो बार बार अफजल गुरु के जिक्र पर चर्चा करना चाह रही हूँ। इस तरह से बात करके घुमा फिरा कर इधर उधर बात में नहीं चलेगी। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि पहले जमात इस्लामी और अफजल गुरु, क्या इस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनावी मैदान में नजर आएगी? जम्मू कश्मीर में क्या अब अफजल गुरु और आतंकवाद के नाम पर वोट मांगे जाएंगे क्या? इसका जवाब तो राहुल गांधी को देना पड़ेगा, जो ऑटोनॉमी के वाली पार्टी के साथ मिलकर आज बात करिए। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है राहुल गांधी का हाथ किसके साथ है। राहुल गांधी का हाथ उमर अब्दुल्ला के साथ, राहुल गांधी का हाथ टेररिस्टों के साथ है। आज इसका जवाब देना पड़ेगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और ये चाहते क्या है कि वही 87 के वाला मंत्र शुरू हो जाए, वही कत्लो गारत का सिलसिला शुरू हो जाए, वही 5000 वोट डाल के इनकी मर्जी से लोग एमएलए बने और 10,000 से मंत्री बने। ये जमाना चला गया है। अब लोगों ने इनको आईना दिखा दिया, नहीं देख पा रहे। दूसरी बात है, अभी मैं रैली करता रहा, प्रोग्राम मैं एक बार इसका जवाब रोहित जी से लेना चाह रही हूँ। सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड, रोहित जी से लेना चाह रही हूँ। रोहित जी, मैं बार बार जमात इस्लामी के बाद अब अफजल गुरु, क्या है ये, किस तरह का पैटर्न है?
आप एक लाइन को जितना मर्जी तोड़ मरोड़ ले, हम उस पर कुछ भी नहीं। मैंने आपको पहली ही बार आपको उसका जवाब दे दिया था। मैं फिर बात करना चाहता हूँ, ये बात हम बार बार कर रहे हैं 5,000 वोट 10,000 वोट। लेट मी आप, हम आज जनता के बीच, अगर ये है, मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज हमने मैनिफेस्टो जनता के सामने रखा है। उस मैनिफेस्टो के अंदर क्या है, आप सुनिए मेरी बात। हमने ड्रग की बात की है, जम्मू कश्मीर के अंदर ड्रग टेररिज्म पीक के ऊपर है इस समय। कोई आप बताइए मुझे जो ड्रग्स के ऊपर बात करिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी पार्टी है जिसने बाधा कमेटी, जो कि अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाया कि अगर हम आते हैं जहां पर ड्रग्स जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। कोई पार्टी बात कर रही है। चौधरी जी, मैं तो तारीफ कर रही हूँ कि आपने ऐसे जो बेसिक मुद्दे आपने उसमें सोचा, लेकिन फिर आतंकी की बात कहाँ से आ जाती है? आखिर कहाँ से आ जाती है अफजल गुरु की बात? मुझे 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट दीजिए। 200 यूनिट फ्री देने की बात कर रहे हैं, क्या ये गलत है कि अगर किसी गरीब का भला हो रहा है? अरे दोगे कहाँ से, सरकार में आओगे तो दोगे ना, देंगे हम ही जो देंगे। क्या पहले टिकटों का बंटवारा कर लो? मुझे जवाब देने दें इनको जरा, इनसे जरा एक सवाल पूछिएगा मेरा भी। नहीं, मैं सबका रुख करूंगी। मैं विपिन जी का रुख कर लेती हूँ। विपिन शर्मा जी, आप जरा इस बात को समझाइए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हमेशा से सेंटिमेंट्स बहुत वर्क करते हैं, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन चुनाव के वक्त में उमर अब्दुल्ला का इस तरह से जब बयान आना, खासतौर से अफजल गुरु को लेकर के अगर हमसे पूछा जाता तो हम इस फांसी के पक्ष में बिल्कुल नहीं होते, हम परमिशन बिल्कुल नहीं देते। पहले जमात इस्लामी और अब अफजल गुरु, क्या पैटर्न नजर आ रहा है इस बार आपको चुनाव में उमर अब्दुल्ला के लिए? देखिए, कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत हम लोग बोलते हैं, और ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। कश्मीर धरती का स्वर्ग है, हिंदुस्तान का मुकुट है। यहां पर नेताओं को रोल मॉडल समझा जाता है, आदर्श समझा जाता है। यह अपेक्षा करी जाती है कि आप कुछ ऐसी बातें करें, ऐसी नज़ीर पेश करें जिससे एक आम आदमी, कॉमन मैन इंस्पायर हो, प्रेरणा ले सके। यहां पर मैं अगर व्यक्तिगत तौर पे बोलूं तो मैं उमर अब्दुल्ला की हर एक मंच पे तारीफ करता था, लेकिन ये जो बयान है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत चिंता का विषय है। आप हिंदुस्तान को कहां ले जा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात है कि आप बार बार, चुनाव की प्रक्रिया तो आती जाती रहेगी, ये तो ना खत्म होने वाला सिलसिला है, लोकतंत्र का महापर्व है, फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप यहां पर आप अफजल गुरु पे कर रहे हैं। जब आप अफजल गुरु की फांसी पे आप सवाल उठा रहे हैं, तो आप एक तरफ तो पूरा इंडिया अलायंस का जो ब्लॉक है वो बात करता है, संविधान की दुहाई देता है, बहुत अच्छी बात है, हम लोग भी संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन आप दोहरे मापदंड क्यों? अपने ही आप स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री हैड डिलीवर्ड एन एपिक वर्डिक्ट कि आप 2001 का जो पार्लियामेंट अटैक हुआ था वहां पर वो दोषी पाए गए थे। आप जैसे हिंदी की कहावत है, गड़े मुर्दे उखाड़ना, आप वो वाली बात करेंगे अपना एक वोट बैंक को साधने के लिए, तो क्या ये ज्वलंत मुद्दा नहीं बन जाता? क्या ये चिंता की बात नहीं है? ये देश सबका है। तो यहां पर अपेक्षा करी जाती है नेताओं से कि वो जिम्मेदारी से बात करें। यहां पर ये नहीं कि सिर्फ केवल चुनाव सर पे आ गए हैं, चुनावी मैदान में जाना है, लोगों के समक्ष रूबरू होना है, तो आप वहां पर बयानवीर बन जाएं। तो और यहां पर देखिए, स्वर्णिम इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर बहुत बेहतरीन वापसी हुई है। 2024 के लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं, जो सीटें निकाल के लाए हैं कि जितने चुनावी पंडित थे उनके आंकलन फेल हो गए, तो यहां पर अब अपेक्षा करी जाती है ग्रैंड ओल्ड कांग्रेस पार्टी से कि आप जब एक अलायंस में हैं इन चुनावों में, तो वहां पर आप अपना स्टैंड क्लियर करें दो मुद्दों पर। एक तो ये जो अफजल गुरु पे जो बयानबाजी हुई है, वो तो अलग बात है कि कुछ नेता उनके बोल रहे हैं कि क्या जरूरत आन पड़ी थी, तो ये भी, इसमें भी कंफ्यूजन है कि आप ये बोलना चाहते हैं कि चुनाव पहले प्रक्रिया संपन्न हो जाए उसके बाद बात करेंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। दूसरी बात है कि 370 ये जनाब कहां ले जा रहे हैं अब देश को, कि वो दैट इज द थिंग ऑफ द पास्ट, एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड 35A, तो वो एक नई सुबह का आगाज था यहां पर। और सबसे बड़ी बात है, युवाओं को भी सशक्त करना है, महिलाओं को भी सशक्त करना है, और सही मायने में हम लोगों ने तो नींव रखी है नए कश्मीर की। वहां के पुराने पाकिस्तान के पुराने वजीर आजम इमरान खान तो महज बोला करते थे नया पाकिस्तान बनाएंगे, अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए। तो यहां पर मुझे लगता है कि कुछ मुद्दे जो राष्ट्र हित से जुड़े होते हैं, और यहां पर उन मुद्दों पर आपको एक मंच पे खड़ा होना चाहिए, एक सुर में सुर मिलाना चाहिए कि जहां पर राष्ट्र हित की बात होती है।
बिल्कुल, देखिए बड़ी बात है, लेकिन रमन सैनी भी मेरे साथी लगातार यहाँ से जुड़े हुए हैं, तमाम वहाँ की अलग अलग राजनीतिक परिस्थितियों को हम तक पहुँचाते रहे हैं, अन्य राजनीतिक दलों की आखिर क्या सियासत है वो भी हम तक पहुँचाते रहे हैं। लेकिन रमन, एक बात ज़रा समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मेरे साथ में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं रोहित चौधरी जी, बार बार नैरेटिव सेट करने की बात हो रही है। जमाते इस्लामी के प्रति जो समर्थन प्रेम है वो किसका नजर आता है वो हम सभी देखते हैं। अफजल गुरु की फांसी पर दर्द किसको होता है वो भी हम सभी देख रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी राजनीतिक मजबूरी नजर आ रही है उमर अब्दुल्ला की कि चुनाव के पहले इस तरह की बयानबाजी वो दे रहे हैं? जी हाँ नैना, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला का ये बयान आया है अफजल गुरु के ऊपर, ये बहुत सोचा समझा एक उनका बयान है, क्योंकि उनको मालूम है कि कश्मीर घाटी में जो सेंटीमेंट्स हैं लोगों के, उसको उठाकर ही वो कहीं ना कहीं अपनी पैठ बना सकते हैं और कश्मीर घाटी में अपने वोट बैंक को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि लोकसभा का चुनाव जो बारामूला में उन्होंने लड़ा, उसमें जिस तरीके की हार उनको झेलनी पड़ी, उनको अभी भी डर ये लग रहा है कि कहीं विधानसभा में भी उनका ये हाल ना हो जाए। पहले उन्होंने गांदरबल सीट से चुनाव का पर्चा जो है वो भरा, लेकिन 2002 में जो पहला चुनाव उमर अब्दुल्ला ने लड़ा था तो अपनी पैतृक सीट से ही वो चुनाव हार गए थे। तो वही डर जो है आज उमर अब्दुल्ला को दोबारा सता रहा है। इसीलिए गांदरबल के साथ साथ उन्होंने बडगांव से भी अपना नामांकन पर्चा भरा हुआ है। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उनके मन में कहीं ना कहीं कुछ शंका है कि जिस तरीके से बारामूला में लोकसभा चुनाव के दौरान उनके साथ जो कुछ हुआ वो कहीं इस विधानसभा चुनाव में भी ना हो जाए। दूसरी तरफ ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी, जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू देते हुए कहा कि अफजल गुरु को जो फांसी दिया गया था, जो मकसद था उसके पीछे, वो मकसद सिद्ध नहीं हुआ। अब वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर गठबंधन किया है। एक रीजनल पार्टी होने की वजह से ये कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो सूट करता है, लेकिन इसकी सारी जवाबदेही अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस के सिर में मड़ेगी और कांग्रेस से सवाल पूछे जाएंगे कि आखिरकार एक ऐसी पार्टी जो अफजल गुरु की बात कर रही है, जो जमात इस्लामिया की बात कर रही है, जो पाकिस्तान से बातचीत करने की बात कर रही है, उनके साथ एक गठबंधन कर राष्ट्र स्तर पर जो सुरक्षा भारत की है उसको खतरे में डालने की कोशिश क्यों की जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरीके से हमलावर है कांग्रेस पार्टी पर, और कांग्रेस पार्टी के जरिए राहुल गांधी को घेरने की कोशिश। चाहे हमने देखा अमित शाह जी का जो जम्मू कश्मीर का दौरा था उसमें भी उन्होंने राहुल गांधी से सवाल पूछे। जिस दिन कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो जारी हुआ था उसमें भी ट्वीट कर अमित शाह जी की तरफ से राहुल गांधी से ही सवाल पूछे गए थे। आज जम्मू में कई जगह ऐसे पोस्टर लगे हैं जिनमें उनका वो ट्वीट जो है वो दर्शाया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो एक बैठे बैठाए एक ऐसा मुद्दा मिल गया है। ये बड़ी बात रमन आपने कही है, बड़ी बात कही है। लेकिन रोहित चौधरी जी, इसका जवाब मैं आपसे लेना चाह रही हूँ कि रोहित चौधरी नहीं, मैं चाहूंगी कि सोहेल काजमी जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। सोहेल काजमी जी, अब जाहिर सी बात है अलायंस के साथ में है, अब अगर इस तरह की बयानबाजी होती है तो इसमें कांग्रेस का क्या स्टैंड होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। आखिर वो इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से देखते हैं। दूसरी एक अहम बात हो जाती है, तो क्या अब वोट के लिए कुछ भी करेगा वाली कंडीशन में आपको उमर अब्दुल्ला नजर आ रहे हैं? क्योंकि अभी जो हाल ही में जो चुनाव हुए उसमें तो बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन में वो नजर नहीं आए। तो आपको लग रहा है कि इस बार का जो मौका है वो बाय हुक और बाय क्रूक कैसे भी क्रैक करना चाहते हैं, इसीलिए कुछ भी करेंगे? बिल्कुल आप ठीक कहती हैं। सियासतदान का काम ही यही होता है कि वो जो भी कुछ बोल देता है वो सोचता है कि इसकी हाइप जो है उसको वोटर से उसको मिल जाएगी। लेकिन जो नैरेटिव, पॉलिटिकल नैरेटिव और जो चीज समीकरण चेंज हो गया जम्मू कश्मीर में, आज उसने सबको फ्रस्ट्रेट किया हुआ है, सारे पॉलिटिशियंस को और खासकर इन रीजनल पार्टीज को। और ये लाइन टो करना, ये 80s 90s की बात होती थी। ये लाइन जब हम टो करते थे, जब यहाँ अलगाववाद था, इन्फ्लिट्रेशन थी, सीज फायर वायलेशन रोज होती थी, तो हम ये बातें टो करते थे। सिंपथाइजर बनते थे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, मिलिटेंट्स की, पाकिस्तान की और उन लोगों की जो कश्मीर में सक्रिय रहते थे। तो आज वो ना नरेशन है, ना लोग वैसे हैं, ना वो सोच वैसी है, ना वो मौसम वैसा है, ना वो चलेगा। तो मैं तो ये कहता हूं कि मुझे लगता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दूसरी या कोई भी एक सोशल एक्टिविस्ट, एक तो डिफेमेशन बनती है। चीफ मिनिस्टर इज नॉट आंसरेबल, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट आंसरेबल टू ए चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट और द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट। तो ये बातें अपने आप में ही दर्शाती हैं ये तो फ्रस्ट्रेशन है, या उनको इल एडवाइस कोई करता है कि इस टाइप की बयान दे। और शायद वो पीडीपी की वो लाइन जो महबूबा जी या मुफ्ती जी टो करते थे कभी जब इलेक्शंस में जाते थे, जमात इस्लामी को रिवाइव करना है, रेडिकलाइज करना है सिचुएशन को, तो मुझे लगता है ये इमेच्योर स्टेटमेंट है और इस वक्त आई है
जहां पूरी नरेशन जो है लोगों की सोच की, भारतीय जनता पार्टी के 10 सालों के अच्छे कामों की, एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर की, जिसमें 80% के करीब हमें उम्मीद है कि पोलिंग होगी और जम्मू कश्मीर के लोग नहीं खुल तो के सर ये क्या सुबह किसी से रात तरह तक की आपको वोटिंग करेंगे। पॉलिटिकल मजबूरी नजर आती है क्या उमर अब्दुल्ला के लिए? अब उनकी इस पॉलिटिक्स का जो एक नरेशन, हालांकि वो हमेशा से ही, वो और उनके पिताजी और उनके पार्टी की जो एक लाइन है, हम हमेशा से देखते रहे कि पाकिस्तान को लेकर उनकी क्या लाइन रहती है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, क्या अफजल गुरु एक ऐसा डेजिग्नेटेड आतंकी जो पूरी तरह से बाकायदा उस पर उसको सजा हुई, उसके ऊपर आरोप तय हुए, आरोप जो तमाम थे वो साबित हुए, उसके बाद में अगर फांसी होती है, उसके प्रति अगर इस तरह से संवेदनाएं अगर प्रकट करते हैं, एक बार फिर से जो उनके शब्दों में जो भाव नजर आए, ऐसा लगता है कि वाकई में भाई उन्हें बड़ी तकलीफ है, तो आपको नहीं लगता कि एक अलग तरह से मैसेज है? कोई तकलीफ नहीं है। वो सोचते हैं कि आज भी उनके कुछ सिंपैथाइजर जो हैं, जो अलगाववाद के साथ जुड़े कुछ लोग हैं, जो उनको वोट बैंक में हेल्प कर सकते हैं। मैं समझता हूँ विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट एज फार एज उमर अब्दुल्ला सा टॉवरिंग पॉलिटिशियन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज कंसर्न। लोगों की बहुत सी उम्मीदें हैं, जैसे शर्मा साहब ने कहा कि बहुत उम्मीदें हैं। ही इज ए वेल एजुकेटेड पर्सन, ही हैज हेडेड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री इन वाजपेयी गवर्नमेंट, सो पीपल हैव मच एक्सपेक्टेशन, बट इतना नीचे आ जाना सतर पॉलिटिक्स का, विच इज नॉट ए गुड साइन फॉर हिम आल्सो एंड फॉर हिज पार्टी आल्सो। रोहित जी, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है वो ना राजनीति, उनकी राजनीति के लिए अच्छी है, ना ही जम्मू कश्मीर की सियासत के लिए, ना ही वहां की आवाम के लिए अच्छी है। अब तो इस बात को जरा स्वीकार कीजिए कि इस तरह की बयानबाजी से फिजा बिगाड़ती है, किसी की सिंपैथी मिलना बहुत दूर की बात है। अफजल गुरु तो एक पुराना इतिहास हो चुका है। अब देखिए, मैं फिर से वही कहता हूँ, बीजेपी और बाकी जो इनका पूरा एक सेल है वो उस बयान को बहुत गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है। आप बता दीजिए उनके बयान का मतलब क्या है? आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप उनके बयान का मतलब बता दीजिए फिर। आप प्लीज, जब मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप बार बार उस बात को गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपने मैनिफेस्टो की बात करूंगा। मैंने आपको पहले भी कहा, गलत नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है। उसी इंटरव्यू के अंदर हमने जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट की बात की है, जो आज जम्मू सूबे के अंदर है, बीजेपी नाकामयाब हुई है उसको यहाँ से खत्म करने में। हमने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट आती है, जो इलाके थे जहाँ पे आज से फिर मिलिटेंसी एक्टिव है, हम उसको खत्म करेंगे, जम्मू कश्मीर लोगों के लिए काम करेंगे। हमारे मैनिफेस्टो को पढ़िए, युवाओं के लिए रोजगार। मैं फिर से बोल रही हूँ रोहित जी, आपका बहुत अच्छा मैनिफेस्टो है, आपने जो तमाम वादे किए हैं वो बहुत ही एकदम सुनिए वो बहुत ही एकदम लोक लुभावन है। लेकिन अगर मैं इस चुनाव में जो अभी अब इन तमाम मैनिफेस्टो पर, आपको नहीं लगता कि आपके नेता उमर अब्दुल्ला का ये बयान उस पूरे मैनिफेस्टो पर पानी फेर रहा है? खुद राजनाथ सिंह हो या फिर बीजेपी के तमाम नेता, उन्होंने तो ये भी कहा कि भाई फांसी नहीं चढ़ाते तो क्या माला पहनाई जाती? राजनाथ सिंह तो आज थे रामबन में। कोई क्या कहता उसे हमें कोई नहीं। आपने पहले भी एक गलत जो बात किसी ने नहीं कही, आपने उस बात को बीच में लाया, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। मैंने उस समय भी टोका, जब भी हम कोई अच्छी बात करने की कोशिश करते हैं तो आप बीच में आके टोकती। जब हम कह रहे हैं कि गलत बयान को पेश किया जा रहा है तोड़ मरोड़ के, हमने अरे तो सही बयान दे दीजिए ना, सही बयान क्या है वो बता दीजिए विपिन जी। मैं जनाब आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, एक मिनट, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। देखिए, एक मिनट, आप बोल रहे हैं कि यहां पर मीडिया वाले बयान को तोड़ मोड़ करके पेश कर रहे हैं, तो आप ही इसमें प्रकाश डालिए जरा थोड़ा सा कि क्या उन्होंने ये बयान दिया था अफजल गुरु पे या नहीं, या केवल विकास की बातें करी थी? अरे क्यों नहीं की? मैं कह रहा हूं ना, नहीं, मतलब वो अफजल गुरु वाली बात हुई नहीं, कोई टिप्पणी नहीं करी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल, ये जो बहस हो रही है या जो चर्चा हो रही है उसमें विराम लग जाएगा। आप बोल दीजिए ना ये। अरे क्यों, आप जम्मू कश्मीर में आइए, लोगों से बात करिए, लोग क्या चाहते हैं। हम तभी तो चर्चा कर रहे हैं कि वो बयान दिया जिसपे पूरे देश को आपत्ति है। तो आप तो यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्देश पे, उस फैसले पे आप सवाल उठा रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर, एक तरफ हम बोलते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हर एक फैसले को सर्वोपरि मानेंगे, सर माथे लेंगे, तो वहां पर ये दोहरे मापदंड क्यों? तो यहाँ पर इसलिए आज इस पे चर्चा हो रही है। रोहित जी, अटैक हुए बात नहीं की, आपके उधमपुर में अटैक हुए आपने बात नहीं की। आप ऐसे नहीं करेंगे, आप ग्राउंड पे आइए, जनता से बात करिए। रोहित जी सुनिए, या तो आप ये बोल दीजिए ये सेल्फ गोल है,
कि आपसे ये बयान जो दिया गया वो केवल राजनीति से प्रेरित है, चुनावों से प्रेरित है, या तो रोहित या जी एक स्लिप ऑफ टंग है? या तो रोहित जी ये बोल दीजिए कि उमर अब्दुल्ला के इस बयान से पार्टी का कोई मतलब नहीं है, ये उनकी निजी राय है। क्या ऐसा हम इसे मानकर चलें कि भाई अफजल गुरु के प्रति अगर उनकी जो संवेदना है वो सिर्फ उमर अब्दुल्ला की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की नहीं है? आप देखो, बात सुन लीजिए, मैंने आपको पहले भी कहा आप एक गलत नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बयान पूरा सुनिए, उसमें क्या गलत है, उन्होंने जो कहा वो सामने है। अगर आप उस आके टिप्पणी कर रहे हैं, आपने बीच में लाइन डाली हम शर्मिंदा है, हमने तो नहीं कहा, वो आपने कहा कि आप भी वैसा। अरे जब फांसी हुई इसके बाद में गैंग एक्टिव हुआ, यही नारेबाजी होती थी, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। किसकी लाइन थी ये? आप ये मुझे बता दीजिए। अफजल गुरु के प्रति अगर एक बार फिर से संवेदना नजर आ रही है, एक बार फिर से अगर फांसी पर अगर उन्हें इतनी तकलीफ हो रही है, तो मतलब आतंक से प्रेम है उनका। अभिजीत जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, पहले आप इन्हें शांत कराएं तो मैं पूरे हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा यहाँ पर खुलासा करने जा रहा हूँ, अगर आप इन्हें शांत कराएंगे तो सुनिए, मैं पूरे हिंदुस्तान को एक बात बताना चाहता हूँ। अभी मैं अनंतनाग की अपनी रैली कर आ रहा हूँ वहां से वापस, और रास्ते में ही हूँ। अब आपको बताना चाहता हूँ इसके पीछे सच्चाई क्या है। एक तो चीज समझिए, सबसे पहले वो 9 शहीद जो सदन के अंदर थे, जिन्होंने अपने प्राण गंवा दिए थे इसी टेररिस्ट अटैक के अंदर, आज उन 9 परिवारों से पूछो कि उमर अब्दुल्ला क्या बात कर रहे हैं। जाके उनके परिवारों से पूछ के, जिनके वो सगे नहीं रहे यहाँ पर, जिन्होंने हमें बचाने की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज इस तरह के जब ओछे बयान उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं तो जवाबदेही राहुल गांधी की बनती है कि राहुल गांधी पूरे देश को बताएं क्या नहीं क्या नहीं। अब मैं बताता हूँ इसके पीछे सच्चाई क्या थी। फरवरी 2013 को हुआ था। फरवरी 2013 को जब यहाँ पर फांसी दी गई थी अफजल गुरु को, उस समय केंद्र में किसकी सरकार थी? नेशनल कांग्रेस की सरकार थी। यहाँ कौन था? नेशनल कॉन्फ्रेंस में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला। तो इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने 8वें नंबर पर फिक्स किया था उसे, कि 8वें नंबर पर इसको टांगेगा क्योंकि जो उसने सजा की है। लेकिन 2014 के चुनाव, बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूं मैं आपके चैनल के ऊपर, 2014 के चुनाव आ चुके थे और यहाँ पर लग रहा था कांग्रेस को यूपीए 1 यूपीए 2 को नहीं जीतेंगे, और यहाँ पर उमर अब्दुल्ला को भी लग रहा था कि नहीं जीतेंगे। 8वें नंबर से उठा के पहले नंबर पर उसी समय टांग दिया था। ये उमर अब्दुल्ला ने हस्ताक्षर किए जो आप लोगों के आगे दरियालू आंसू बहा रहे हैं। इतना बड़ा मैं आपके सामने इसका कर रहा हूं मैं। रोहित जी, इनके पास कोई जवाब नहीं होगा क्योंकि जो रहते हैं कश्मीर में उन्हें पता होता है। ये इतनी बड़ी इन्होंने की है और देश के गद्दार के लिए आज आंसू बहा रहे हैं। पता है, वो भी अभी वो बता रही कि किस जगह पर मौजूद है, कश्मीर की गलियों में घूम रहे हैं। कभी ये भी है कश्मीर, कालाकोट जम्मू में आता है, कश्मीर में नहीं आता। कालाकोट में क्या हुआ था आपको पता ही होगा ना, कैसे इलाके हैं। क्या हुआ कालाकोट में? तो आप ही का प्रत्याशी पिछले कई सालों से, उसने क्यों नहीं तरक्की कराई बताएं जरा। आप ही का था ना, क्यों नहीं तरक्की हुई बताएं जरा। इतने सालों से कालाकोट में तो आप ही के नेशनल कॉन्फ्रेंस राज करते हैं, क्या करते हैं। आज पहले अफजल गुरु को जो टांगा गया उसके ऊपर बात करें, जो उमर अब्दुल्ला जो उसके ऊपर गड़ेयाली आंसू बहा रहे हैं उसकी बात करें, लोगों को बताएं क्या है सच्चाई। तो मैंने बता दी, आज उमर साहब का पर्दाफाश कर दिया सबके सामने। ये किसी के भी नहीं है, ना तो देश के हैं, ना किसी और के, ना अभिजीत जी उनकी आवाज कट रही है, बीच में उनको बोलने तो दीजिए। वो क्या जवाब देना चाह रहे हैं, सुन तो लेते हैं। क्या जवाब है उनके पास में? जी, इन्होंने अभी कहा कि कालाकोट में है, क्या बताएंगे कि कालाकोट से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पहले पे अफजल गुरु का जवाब दो जो बोला, बाकी बातें छोड़ो, पहले उसका जवाब दो। आप अफजल गुरु के साथ खड़े हो या देश के साथ खड़े हो? पहले ये बताओ किसके साथ खड़े हो आप। क्या हुई थी कि नहीं हुई थी? पहले ये बताओ, जो देश पूछ रहा है आपसे, जो नैना देवी जी पूछ रही है आपसे, अभी कुछ सेकंड पहले माता का रूप धारण करके आपसे पूछ रही है नैना देवी जी, जवाब दो जरा, सत्य का जवाब दो उन्हें। 2 चीजें हैं जहाँ पे यहाँ पे नॉर्मल सी या कराओ, स्वयं माता आपसे पूछ रही है, रोहित नैना जी, देवी बताएं उन्हें। ठीक है रोहित जी। अच्छा, मुझे लग रहा है आप ये बताना चाहते हैं कि आखिर आपके मैनिफेस्टो में क्या है, आप वो बता दीजिए। कुछ सेकंड का वक्त वो बता दीजिए, फिर मुझे ये बता दीजिए कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला देश के साथ खड़ा है या अभी भी अफजल गुरु के साथ में है, ये भी बता दीजिए। मैं मैनिफेस्टो भी सुन लूंगी, लेकिन मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए। मैंने बता दिया, सुनिए बात। इन्होंने कहा कि आप कालाकोट में, मैं ये टोकेंगे नहीं तो मैं पूरी बात करूंगा। फिर कालाकोट पहुंच गए यार, वहां चलो, अफजल के पास चलो, कालाकोट छोड़ो यार, क्या कर रहे हैं किससे कर रहा। आप उसके ऊपर अपनी रैलियों में बात कर रहे हैं, डांगरी की नहीं कर रहे आप। क्या डांगरी में हिंदुओं को नहीं मारा गया? आप बताइए। अरे आप ही के 87 की रिगिंग आपने की थी, बंदूक गोली आप लेकर आए थे, जो सबसे पहले 5 टेररिस्ट मार गए थे। हाजिन ग्रुप आप ही का वर्कर था। क्या बात बता रहे हैं लोगों को आप, क्यों झूठ बता रहे हो हिंदुस्तान को? 87 में बंदूक लेकर आप आए थे। हाजिन ग्रुप आप ही के 5 वर्करों का ग्रुप था जो पाकिस्तान गया था और हथियार उठा कर लाया था। क्यों बेवकूफ बना रहे हो देश को? पूरा देश देख रहा है।
कहा कि कहा कर रहे हो सर, बात कर रहे हो, आपने खुद कहा है नहीं, आप अपनी बात से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। पहले बताओ 87 की रिगिंग किसने की थी? अरे सुनाओ ना, यहाँ पर देश को क्यों झूठ बोलते हो? अरे मुंह पे हाथ रखने से कुछ नहीं होगा। देश को बताओ 87 की रिगिंग किसने की? बताओ हाजिर ग्रुप कौन था? पहले 5 वर्कर कौन थे जो पाकिस्तान गए थे? पूछो, बताओ किस किस पार्टी के थे? क्यों झूठ बोल रहे हो? देश को गुमराह कर रहे हो। विषय पर लौटते हैं, उनको जवाब तो देने देते हैं। रोहित जी क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए। आज सुबह में मुझे लगता है हमारे यहाँ पर हिमाचल में एक बहुत बड़ी देवी है, नैना देवी। मुझे लगता है आज सुबह में आप उसका रूप बनकर यहाँ पर बैठी है इन पापियों को बताने के लिए कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। तो कम से कम इनको पूछिए तो सही कि सत्य क्या है। ठीक है, रोहित जी से जान लेते हैं। रोहित जी, मैंने भी आपको इस आधे घंटे में बहुत बार कह चुका हूँ, लास्ट टाइम कहता हूँ, गलत नैरेटिव। अगर आपको कोई गलत लगता है तो आप उस पर अपनी बात बाद में रखिएगा, मेरी बात सुन लीजिएगा। आपने इसमें जो भी नारे लिए वो हमने नहीं बोले, आप बोल रही है अपने बिहाफ पे, हमने वैसा कहा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, बयान को बीजेपी तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही, क्योंकि इनके पास जम्मू कश्मीर में कोई ग्राउंड नहीं है कि लोगों के। अरे फिर बात करने दीजिए यार, यहाँ पर ये बात करते थे मिलिटेंसी खत्म हो चुकी है, आज मिलिटेंसी जम्मू सूबे के अंदर पीक के ऊपर है। आप आज करिए 40 दिन पहले उसमें 2 साल का पहले तो ये मिलिटेंसी क्या होती है? चले रोहित जी बताओ मिलिटेंसी क्या होती है? ठीक है, लेकिन रोहित जी मुझे एक बात बताइए, अगर आप मिलिटेंसी आतंकवादी घटनाओं की बात कर रहे हैं, अभी की परिस्थिति की बात कर रहे हैं, तो आप इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाते, आप इन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाते कि 10 सालों के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो आखिर उसमें क्या बातें हैं, आखिर उसमें आपकी प्राथमिकताएं क्या है, आखिर कहां पर जम्मू कश्मीर अभी है और कहां पर भारत के अलग अलग इलाके हैं? क्या अभी भी अफजल गुरु पर ही गाड़ी अटकी रहेगी विपिन जी? क्या अभी भी ऐसा लगता है कि एक उसी के इर्द गिर्द ही चर्चा है? सर बड़ी अभी वरिष्ठ पत्रकार कासमी साहब बात कर रहे थे, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। मैं पूरी तरह इत्तेफाक रखूंगा, क्योंकि यही मीडिया कर्मियों से, पत्रकारों से अपेक्षा होती है कि हम लोग सिक्के के दोनों पहलुओं को उजागर करें, और यहां पर देश को आगे बढ़ाना है यहां पर। और हर एक मन से बतौर पत्रकार मैं इस बात को बोलता आया हूं, जीवन खपा दिया पत्रकारिता में, कि आतंक का कोई धर्म नहीं है, टेरर हैज नो रिलीजन। तो यहां पर जब हम बोलते हैं टेरर हैज नो रिलीजन, तो फिर रिलीजन को बीच में क्यों लेके आते हैं? वहां पर पहले आप देश हित सोचिए। अगर ऐसे तो हम सारे जितने लोगों को फांसी की सजा हुई है, हम वो एक लिस्ट सूची निकालने शुरू कर दें कि कौन से धर्म से। तो यहां पर एक पब्लिक सेंटीमेंट की जो आप हवाला दे रहे हैं कि पब्लिक सेंटीमेंट वहां पर कौन है, तो नेताओं की क्या जिम्मेदारी है जिनको रोल मॉडल समझा जाता है कि आप दिशा दिखाएं, मार्गदर्शन करें जनता का, कि वहां पर अगर भ्रांतियां हैं उन भ्रांतियों को दूर करें, बोले कि विकास की बात करेंगे, वो रोड मैप साझा करें, सकारात्मक बात होगी यहां पर, ना कि 2 कदम आगे चले 4 कदम पीछे हो जाएं, बैक टू स्क्वायर वन। तो मुझे लगता है वक्त आ गया कि अगर आपने संकल्प एक होना चाहिए, आप सत्ता पे नहीं भी काबिज हो, लेकिन जिम्मेदारी होती है ताकि जनता जो जनार्दन होती है वो सब बातों का आकलन करती है, वो सब बहुत समझदार है, जागरूक है। आपकी बात पे रोहित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं सोहेल जी का रुख करती हूँ। रोहित जी, 100% एग्री करता हूँ कि जनता के बीच मुद्दों को लेकर जाना चाहिए। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा था, हम जनता के बीच आज मुद्दों को लेकर गए हैं, हम जनता के लिए काम करने की बात कर रहे हैं। जो दुख तकलीफें वो हम जम्मू कश्मीर की मैं इंटरनेशनल बॉर्डर से आता हूँ मैम, पाकिस्तान मेरे घर के ऊपर बम शेल गिराता है, ये मुझे बताए टेररिज्म क्या होता है? हमने खुद देखा, मेरे बाप ने 35 साल आर्मी में दिए हैं, मेरे दादा ने 35 साल आर्मी में दिए हैं, हर हमारे घर का दूसरा बंदा आर्मी में है। रोहित जी, मैं फौजी परिवार से आता हूं और व्यक्तिगत होना नहीं चाहिए, लेकिन ये बता रहा हूं, बड़ा फख्र महसूस करता हूं, फौजी का बेटा हूं, एक फौजी का पोता हूं, फौजी का भाई हूं। तो रोहित जी, तो यहाँ पर सब लोगों ने वो चुनौतियां देखी है, संघर्ष देखा है। रोहित जी, आपके परिवार ने अगर वो तकलीफें देखी हैं, रोहित जी आप उस परिवार से आते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ज्यादा तकलीफ हो रही होगी उमर अब्दुल्ला के इस बयान को लेकर। अगर किसी फौजी का समर्पण, उनका आत्मसमर्पण, उनका पूरा डेडिकेशन, उनकी मेहनत, वो सारी चीजें हम सभी के सामने होती हैं, तो अफजल गुरु जैसे लोगों के प्रति उनकी फांसी के लिए अगर कोई संवेदना दिखाता है, तो आपसे ज्यादा तो और किसी को तकलीफ होनी नहीं चाहिए। सुनिए, मैं वही, अब मेरे को बात कंप्लीट करनी दीजिए, मैं बीच में काट दिया। इन्होंने कहा कि जनता के बीच जाना चाहिए, मुद्दों की बात करनी चाहिए सियासतदान को। मैं वही, हमने आज वही बात की है। अगर आज हम जनता के लिए यहाँ बात कर रहे हैं कि हम उनको कुछ रियायत देंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात बहुत खराब है। पिछले 5 साल के अंदर हमारे यहाँ पर पुलिस सब इंस्पेक्टर स्कैम जो भर्तियां हुई थी उसका स्कैम हुआ, फिर
इस तरह के कई जॉब स्कैम हुए। ये चीज मैं नहीं, सोहेल काजमी जी वरिष्ठ पत्रकार है, बैठे हुए, वो बता सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल में कितनी भर्तियां कैंसिल हुई। ठीक है, आज हम वो बात कर रहे हैं कि अच्छी एजेंसीज को यहाँ पर लाकर भर्तियां की जाएंगी, नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। 1 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात रोहित जी, आप फिर से मेरी बात को घुमा गए। मैं आपसे अभी भी सवाल पूछ रही हूँ, तो आप इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाते ना। रोहित जी, इन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाते। ये अफजल गुरु का जिन्न अचानक कहां से निकल आया? अफजल गुरु को लेकर सेंटिमेंट्स कहां से एक बार फिर से निकल आए? नैना जी, क्या ये तो पहले भी कह रहा हूं कि मैं इसको क्या, एक मिनट रोहित जी, एक मिनट, मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। जब कश्मीर फाइल्स आई तो वो बोल दिया ये फेक प्रोपेगेंडा है। कमाल है, जिन पे बीती है, जिनका नरसंहार हुआ है 90 के दशक में, वो कश्मीरी पंडित जो अपने ही घर में शरणार्थी बने हुए हैं, वो उनका दर्द नहीं दिखता, वो उसको बोला जाता है फेक नैरेटिव। मैं वो शब्द आपसे ही ले रहा हूं। आप जो ये फेक नैरेटिव की बात इधर फेंक रहे हैं मीडिया को या भाजपा की तरफ, हम लोग तो राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हम तो आंकलन करने बैठे हैं यहाँ पर। तो वहां पर ये दोनों अलग अलग बातें, कश्मीरी पंडितों का दर्द बोला जाता है जो उस फिल्म में दिखाया गया। फिल्मों में तो कई चीजें, कई फिल्में बनी हैं। रोहित जी, ये दोहरा मापदंड क्यों आखिर? जल्दी से जवाब दे दीजिए। हमने, इन्होंने कश्मीरी पंडित की बात की, हमने अपने मैनिफेस्टो के अंदर कश्मीरी पंडित की रिहैबिलिटेशन की बात की है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो के अंदर है, आप पढ़िए प्लीज। हमने कश्मीरी पंडितों के पूरी इज्जत डिग्निटी के साथ उनकी रिहैबिलिटेशन की बात की है। ठीक है, ये हमें मैनिफेस्टो के अंदर लिखा हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम जहाँ पे हमारे जो बेरोजगारी बहुत पीक के ऊपर है, ठीक है, हमने नौजवानों को रोजगार देने की बात की। मिलिटेंसी का एक खुल चुका है अड्डा, उसको खत्म करने की बात की। ड्रग टेररिज्म को खत्म करने की बात की। इस तरह से जो हमारे यहाँ पर गरीब लोग हैं, किसान हैं, उनकी बात की, मजदूरों की बात की। लेकिन उसके साथ ही अफजल गुरु की भी तो बात कर दी है रोहित जी। यही आपको लग रहा है कि ये सेल्फ गोल हो गया है? यही सवाल जो मैं, क्योंकि अब हम चर्चा के आखिरी पड़ाव की तरफ हैं, सोहेल काजमी जी का रुख कर लेती हूँ। सोहेल जी, क्या ये आपको अब लग रहा है कि जो मैनिफेस्टो बड़ा सुंदर सा दिया, लेकिन अगर उमर अब्दुल्ला का ये बयान आया तो सेल्फ गोल कर बैठे हैं अपने लिए? देखिए, अमूमन तौर पे देखा गया है कि उमर अब्दुल्ला जब भी कोई ऐसा बयान देते हैं तो उसको डिफेंस करने के लिए फारूक साहब कल कोई ना कोई स्टेटमेंट ऐसी दे देंगे जो इस बयान को जो है उसको जस्टिफाई करेगी या उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर देगी, क्योंकि बड़े दिग्गज नेता है, बड़े सीनियर आदमी है, नेशनल लीडर है। आप देख लीजिए शाम तक या सुबह तक ऐसा कोई बयान आ जाएगा। देखिए, नो वन इज अबव लॉ। एज फार एज अवर जम्मू कश्मीर इज कंसर्न्ड, वी हैव लॉस्ट अ जनरेशन। इररिपेयरेबल लॉस हैज बीन डन टू जम्मू एंड कश्मीर। और दूसरा बात यह है कि नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, अलगाववाद के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के किसी उस वर्डिक्ट के ऊपर अगर कोई भी बोलता है ही शुड बी पुट अंडर स्ट्रिक्ट लॉज, whosoever the person is. He belongs to a political family, he is a senior journalist, he is a advocate, whosoever is. And law should take its own course, ताकि एक रोड मैप सेट हो कि एक पैरामीटर्स क्या है सियासत के, कंपेनिंग के भी एक पैरामीटर्स होते हैं जो हमने पूरी दुनिया में देखा है। अब कंपेनिंग का ये मतलब नहीं होता है कि आप कोई भी ऐसी बात करेंगे जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन जो अलाउ नहीं करता है और उस पर आप टिप्पणी करके तो उसकी आप हाइप लेने की कोशिश करेंगे। आई थिंक दैट लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स। सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जनता जो है वो सब जानती है, लेकिन मैं रमन का भी रुख कर लूं जल्दी से। रमन, जो सेल्फ गोल वाली बात है, वो सेल्फ गोल क्या आपको भी नजर आता है? और जाहिर सी बात है भाई, रोहित चौधरी जी जो हैं वो पार्टी का ही पक्ष रखेंगे। अब उनकी एक तरह से मजबूरी भी हम ये कह सकते हैं, इधर से उधर बात नहीं हो। लेकिन आप जरा समझाइए कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो तमाम नेता हैं वो उमर अब्दुल्ला के इस बयान से सहमत हैं? अभी इस बीच चुनाव की इन तमाम तरह की जो परिस्थिति बन रही है, या वो भी मानते हैं कि भाई अब ये सेल्फ गोल हो चुका है, अब ये इसको डैमेज कंट्रोल करना थोड़ा टफ होगा? रमन, ना देखिए, मैं अभी भी नहीं मानता हूं कि ये उनकी तरफ से एक सेल्फ गोल है, बल्कि ये उनकी तरफ से एक सोची समझी चाल है। दरअसल जिस तरीके से धारा 370 खत्म होने के बाद कश्मीर घाटी पर केंद्र सरकार का फोकस रहा, जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, जिस तरीके से पत्थरबाजों को कुचला गया, अलगाववादी को हटाया गया, भारतीय जनता पार्टी अब कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्दों को लेकर अब विधानसभा के चुनाव में उतर रही है। तो उमर अब्दुल्ला को लगता है कि अगर कश्मीर घाटी के जो लोग शांति चाहते थे, जो यहाँ पर पत्थरबाजी होती थी, वो खत्म हो चुकी है, तो नैरेटिव कहीं चेंज ना हो जाए, इसीलिए जानबूझकर उन्होंने सेंटीमेंट को छेड़ा है, अफजल गुरु की बात को उठाया है, ताकि एक बार फिर
पूरा का पूरा जो एक चुनाव का जो प्रचार चल रहा था डेवलपमेंट के मुद्दे के ऊपर, वो कहीं ना कहीं हटकर एक बार फिर सेंटीमेंट के ऊपर आ जाए। और जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला एक क्षेत्रीय पार्टी से आते हैं तो निश्चित रूप से उनको ये कहीं ना कहीं सूट भी करता है कि अगर कश्मीर की जनता का मन मोहना है, उनके वोट को हासिल करना है तो सेंटीमेंट को एक बार रमन, बड़ी बात ये हो जाती है कि क्या वोट के लिए कुछ भी करेगा, क्या वोट के लिए साम दाम दंड भेद वाली तमाम जो तकनीकें हैं वो अपनाई जाएंगी, और ये आतंक का और आतंकवादी का समर्थन करने तक से पीछे नहीं हटेंगे। वक्त की कमी है, मैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूँ, लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर कह सकती हूँ कि पब्लिक है, ये सब जानती है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत धन्यवाद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।